हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि आप जानते हो कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। इसके लिए चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन लें। आज हम करने वाले हैं आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। आप जानते हैं रिसर्च आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आपको दोनों में हेल्प करता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, पेपर 1 आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्टिव वाइज होता है, आपका अलग अलग सब्जेक्ट है। आप जिस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं उन सब्जेक्ट में आपको वर्क करना पड़ता है। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है वो सभी लोगों के लिए कॉमन है, सभी लोग पेपर फर्स्ट के लिए दे सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि रिसर्च के अगर आपने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए विद क्वेश्चन के साथ, तो आपका एक भी रिसर्च से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ आज के सेशन में हम रिसर्च के क्वेश्चन तो करेंगे ही, साथ साथ में जो रिसर्च के टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स पता हो, थोड़ा सा ट्रिक्स पता हो, जिसकी वजह से जो लेंथी क्वेश्चन है उसको भी आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाए। आप जानते हैं आपके पास समय कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और कम समय में ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में हमें जो कीवर्ड्स या जो की पॉइंट्स नजर आते हैं उनको अगर हम एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसको अपने माइंड में रखें तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी और इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आज के सेशन में हम यही सब करने वाले हैं। थोड़ा सा की पॉइंट्स पे भी बात करेंगे और उनके जो रिसर्च के टाइप्स हैं उन पे भी बात करेंगे, ताकि वहां से क्वेश्चन आपके गलत ना हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपकी जो क्लास है वो 5 PM के बजाय किसी और टाइमिंग पे भी आ जाती है, तो इस वजह से कई बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जब भी मेरी क्लास स्टार्ट होगी, राइट। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसकी PDF वगैरह भी आपको मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां क्विजेस भी होती है, आपको PDF वगैरह भी वहीं मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन है, तनावपूर्ण जीवन जीने से दिल का दौरा क्यों पड़ता है? मतलब अगर स्ट्रेसफुल आप लाइफ जी रहे हैं तो दिल का दौरा क्यों पड़ता है? अब यहाँ क्यों में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ एक एक चीज में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्यों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ऑटोमेटिक। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें एक स्थिति के दो पहलुओं के मध्य संबंध देखने की आवश्यकता होती है कि ये कैसे और क्यों है। उपरोक्त स्थिति में इस प्रकार का सोच सहायक होता है। ऑप्शन है खोजपूर्ण अनुसंधान, बी है वर्णनात्मक अध्ययन, सी है नृवंश विज्ञान मतलब अनुसंधान आपका एंथ्रोग्राफिक, और आपका डी है व्याख्यात्मक अनुसंधान। तो किसमें ये चीजें होती हैं कि ये चीज क्यों हुई है, मतलब कैसे और क्यों का जो जवाब है वो किस अनुसंधान में होता है, ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखें और बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार आप स्वयं आंसर देने की कोशिश करिए, फिर हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका व्याख्यात्मक अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान? व्याख्यात्मक अनुसंधान। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई घटना क्यों घटित होती है, ठीक है। तो ये जो कारण और संबंध है इसकी गहरी समझ के लिए ये थोड़ा सा इसमें हेल्प करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में भी बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, जितने सारे आपके ऑप्शन दिए हैं सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहीं अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आपको हेल्प मिलेगी। देखो, खोजपूर्ण अनुसंधान क्या होता है आपका, जिसे हम एक और अन्य नाम से जानते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान। क्या कहते हैं? अन्वेषणात्मक अनुसंधान। मतलब एक प्रारंभिक प्रकार का ये शोध है जो किसी समस्या या विषय की समझ विकसित करने के लिए किया जाता है, खासकर जब समस्या या विषय के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध हो। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको नॉलेज कम है, आपको जानकारी कम है, ठीक है, उस चीज में, तो यहाँ पे ये उद्देश्य पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या हो रहा है, संभावित कारण की हमें पहचान करना है, अब भविष्य के शोध के लिए एक आधार स्थापित करना। मतलब क्या चीज हो रही है, कारण क्या है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है।
सो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है खोजपूर्ण अनुसंधान। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की, सो वर्णनात्मक अनुसंधान मतलब क्या है, जिसका उद्देश्य क्या है कि घटना, स्थिति या विषय की विशेषताओं का सटीक और विस्तृत अध्ययन करना या वर्णन करना। एक तरीके से मतलब यह क्या हो रहा है इस पर केंद्रित होती है, ना कि क्यों या कैसे। मतलब क्या हो रहा है इस पे ये ज्यादा केंद्रित होती है, ना कि क्यों और कैसे हो रहा है इसका मतलब नहीं होता एक तरीके से। ठीक है, सो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें नृवंश विज्ञान अनुसंधान की, तो यहाँ पे एंथ्रोग्राफिक रिसर्च कहते हैं इसको, और ये गुणात्मक शोध पद्धति है, यानी आपका क्वालिटेटिव शोध पद्धति है ये। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, ये किया जाता है विशेष संस्कृति या समूह के लोगों के जीवन और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, जो दैनिक जीवन में जो भी चीजें होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करके, उनसे बातचीत करके जो डेटा वगैरह होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और जो आपका राइट आंसर था वो था आपका वर्णनात्मक अनुसंधान, यानी एक प्रकार का शोध है जिसका उपयोग किसी घटना, स्थिति या विषय की विशेषताओं का सटीक और विस्तृत वर्णन प्रदान करना है। तो यह क्या, कौन, कहां और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देने पर केंद्रित है, लेकिन क्यों का नहीं। इसका उपयोग अक्सर प्रारंभिक शोध के रूप में किया जाता है जो आगे के शोध के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या, कौन, कहां और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देने पर केंद्रित है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यहाँ दो ही कथन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन जाने दो। यहाँ पे पहला है श्रेणीबद्ध चरण को नाम मात्र या क्रमिक माप पैमानों पर मापा जाता है। दूसरा है सतत चरों को या तो अंतराल या अनुपात पैमाने पर मापा जाता है। तीसरा है श्रेणीबद्ध और निरंतर चर दोनों को स्थिति के अनुसार किसी भी पैमाने पर मापा जा सकता है। सो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और फिर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है ये दोनों आपके सही हैं, यानी श्रेणीबद्ध चरण को नाम मात्र या क्रमिक माप पैमाने पर मापा जाता है, और दूसरा सतत चरों को या तो अंतराल या तो अनुपात पैमाने पर मापा जाता है। सो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आप सभी के सामने, पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यादर्श या प्रतिदर्श फ्रेम को संदर्भित करता है, सैंपलिंग फ्रेम को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है एक सर्वेक्षण तैयार करने में सम्मिलित विभिन्न चरणों का व्यापक कवरेज। दूसरा है आपका एक प्रतिदर्श में इकाइयों के सभी मुख्य समूह का सारांश दृश्य। सी है आपका जनसंख्या में सभी इकाइयों की एक सूची जिसमें से एक प्रतिदर्श चुना जाएगा। और डी है आपका यादृच्छिक संख्याओं की तालिका प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त एक टेबल फ्रेम। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पहला ऑप्शन ऊपर दिया है और नीचे के ये तीन ऑप्शन है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा कथन न्यादर्श या प्रतिदर्श फ्रेम को संदर्भित करता है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होने वाला है कि जनसंख्या में सभी इकाइयों की एक सूची जिसमें से एक प्रतिदर्श चुना जाएगा। सो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने, पूछा गया है कि बहुस्तरीय समूह न्यादर्श या प्रतिदर्श निम्न में से किस स्थिति में सर्वाधिक सहायक होता है। पहला है जब जनसंख्या का व्यापक भौगोलिक विस्तार है। बी है जब शोधकर्ता के पास समय और धन का अभाव है। सी है जब परिणाम को सामान्य बनाने के लिए शोधकर्ता एक संभावित प्रतिदर्श का उपयोग करेगा। और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो आपका दिया हुआ है बहुस्तरीय समूह जो न्यादर्श है वो क्या होता है। तो ये एक तरीके से इतना समझ सकते हैं कि जब जनसंख्या बड़ी और भौगोलिक रूप से फैली होती है तो ये क्या करता है कि उन जनसंख्याओं को समूहों या क्लस्टर में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, यानी विभाजित कर दिया जाता है इसमें बहुस्तरीय समूह न्यादर्श में।
तो यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आपके ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। यानी एक व्यापक भौगोलिक विस्तार है जनसंख्या का, इसमें शोधकर्ता के पास समय और धन का अभाव है। जब परिणाम को समान बनाने के लिए शोधकर्ता एक संभावित प्रतिदर्श का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों के सामने पूछा गया है कि मानक त्रुटि एक आंकड़े के मानक विचलन का अनुमान है। मानक त्रुटि एक सांख्यिकीय माप है। ऑप्शन है न्यायादर्श औसत के आसपास नया न्यायादर्श अंकों का समान वितरण। बी है न्यायादर्श औसत किस सीमा तक जनसंख्या औसत से भिन्न होता है। सी है आपका एक सर्वेक्षण पैमाने के प्रत्येक छोर पर अंकों का समूहन। और डी है न्यायादर्श के सटीक स्थिरीकरण की जांच करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा जूम मैं नहीं कर सकती इसको, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक से दिखेगा भी नहीं। बताइएगा आंसर क्या होगा। मानक त्रुटि स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। सो यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर होगा आपका न्यायादर्श औसत किस सीमा तक जनसंख्या औसत से भिन्न होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा प्रोसेसिंग त्रुटि को संदर्भित करता है। डाटा प्रोसेसिंग त्रुटि को कौन सा कथन संदर्भित करता है। ऑप्शन है प्रतिदर्श प्रक्रिया की गैर प्रक्रिया से संबंधित घटनाएं। बी है डेटा कोडिंग और प्रबंधन की तकनीक के दोषपूर्ण अनुप्रयोग में त्रुटि। सी है संपूर्ण शोध प्रक्रिया के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे। और डी है प्रतिदर्श और आबादी के मध्य परिहार विसंगति। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। डाटा प्रोसेसिंग त्रुटि को संदर्भित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहाँ बात करें इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका डाटा कोडिंग और प्रबंधन की तकनीकी के दोषपूर्ण अनुप्रयोग में त्रुटि। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा शोध में जो डेटा प्रोसेसिंग है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शोध में जो डेटा प्रोसेसिंग है उसका अर्थ है कि एकत्र किए गए कच्चे डेटा को सार्थक और उपयोगी जानकारी में क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो यह प्रक्रिया डेटा को व्यवस्थित, संसाधित और विश्लेषण करने के लिए कई चरणों से गुजरती है, जिससे शोधकर्ता निष्कर्ष निकाल सके और निर्णय ले सके। तो ये क्या होता है, आपका डाटा प्रोसेसिंग होता है। डेटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने पूछा गया है प्रयोगात्मक अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला है कि शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से समूहों में आवंटित किया। दूसरा है वे परिणाम पर स्वतंत्र चर के प्रभावों को अलग करने के उद्देश्य से बाह्य चर यानी स्ट्रेंजर वेरिएबल नियंत्रण प्रदान करते हैं। थर्ड है आपका उपचार की स्थिति में हेरफेर किया जा सकता है। ठीक है, और फोर्थ है आपका ऑप्शन यहाँ समूह की सांख्यिकीय तुलना होती है। और फिफ्थ है प्रयोग को आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता के खतरों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उपरोक्त में से आपको कथन सत्य चुनना है। देखिएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में कौन कौन से कथन आपके करेक्ट होंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो पहला है वो भी करेक्ट है, यानी शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को यादृच्छिक रूप से समूहों में आवंटित किया है, रैंडमली। ठीक है, दूसरा वे परिणाम पर स्वतंत्र चर के प्रभावों को अलग करने के उद्देश्य से बाह्य चर नियंत्रण प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो है उपचार की स्थिति में हेरफेर किया जा सकता है, तीसरा भी ऑप्शन सही है। चौथा भी सही है, यहाँ समूह की सांख्यिकीय तुलना होती है। और पांचवा भी सही है कि प्रयोग को आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता के खतरों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। सो यहाँ बता दें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में क्या डिफिनेशन है। यहाँ बात करें तो प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे प्रायोगिक विधि भी कहते हैं, यह एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग कारण और प्रभाव संबंधों की जांच करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, कौन सा, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे याद रखिएगा कारण और प्रभाव संबंधों की जो जांच करता है वो कौन सा रिसर्च है आपका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है यानी प्रयोगात्मक रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है जबकि अन्य चर को एट इज रखता है, ऐसे स्थिर रखता है, और फिर आश्रित चर पर प्रभाव को मापता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिणाम सटीक है। ठीक है, तो शोधकर्ता अक्सर यादृच्छिक असाइनमेंट और नियंत्रण समूह का क्या करता है, उपयोग करता है। यहाँ पे इतना याद रखिएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है यानी कारण और प्रभाव संबंधों की जांच है। ठीक है, शोधकर्ता एक या अधिक स्वतंत्र चर में क्या करता है, हेरफेर करता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये कौन सा है आपका, प्रयोगात्मक अनुसंधान है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में सबसे विशेष परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन पहला है आपका प्रश्नों की शब्दावली, बी है आपका वार्तालाप की भौतिक सेटिंग, थर्ड है आपका प्रतिवादी की मनोदशा, फोर्थ है साक्षात्कारकर्ता की मनोदशा, फिफ्थ है वार्तालाप की प्रकृति और सिक्स है आपका एक उपकरण का प्रतिगमन प्रभाव। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सामाजिक विज्ञान में सबसे विशेष परिणाम प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन इसमें लागू होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने। तो यहाँ जितने भी आपकी ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी आपके क्या हैं, इसमें लागू होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। अनुसंधान डिजाइन विशेष रूप से अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है। अनुसंधान डिजाइन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला प्रतिदर्श चयन, दूसरा योजना तैयार करना, तीसरा डेटा संग्रह के लिए उपकरण का चुनाव करना, चौथा परिकल्पना बनाना और पांचवा है पुस्तक के क्षेत्र का चुनाव। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। बताइएगा अनुसंधान डिजाइन विशेष रूप से अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम करेक्ट की बात करें तो आपका जो पहला है प्रतिदर्श चयन, ठीक है, वो सही है। दूसरा योजना तैयार करना और आपका तीसरा डेटा संग्रह के लिए उपकरण का चुनाव करना। तो ये आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी यानी आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शोध डिजाइन के बारे में, यानी रिसर्च डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे रिसर्च डिजाइन जिसे हम क्या कहते हैं, शोध अभिकल्प भी कहते हैं। किसी शोध अध्ययन को करने के लिए एक योजना या एक रूपरेखा होती है जो क्या करती है कि यह दृष्टिकोण प्रदान करती है, यह अप्रोच हमें देती है कि डेटा कैसे एकत्र किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा और निष्कर्ष कैसे निकाले जाएंगे। मतलब ये हमें ये बताता है कि कैसे हम डेटा को एकत्रित करेंगे, कैसे हम उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कैसे हम उसमें कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये जो होता है ये क्या होता है, आपका रिसर्च डिजाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, पूछा गया है एक शोध में कुल जनसंख्या कम है। न्यायादर्श की सरल विधि के अंतर्गत प्रत्येक तत्व के लिए कागज की भिन्न भिन्न पर्चियों का उपयोग करके प्रत्येक तत्व को संख्या आमंत्रित करने के पश्चात सभी पर्चियों को एक बॉक्स में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। शोधकर्ता उन्हें बिना देखे एक एक करके चुनता है जब तक कि चयनित पर्चियों की संख्या वांछित आदर्श आकार के बराबर ना हो जाए। इस तकनीकी को क्या कहा जाता है। मतलब बॉक्स में पर्चियां डाली गई, उनमें से एक एक करके सभी ने एक एक करके पर्चियां निकाली, उस वांछित आदर्श को क्या कहा जाता है, उस तकनीक को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है स्नोबॉल में आदर्श विधि, बी है आपका फिश बाउल सैंपलिंग, ठीक है, सी है आपका स्त्रीकृत न्यायादर्श विधि और डी है आपका क्लस्टर न्यायादर्श विधि। तो बताइएगा इसमें कौन सी आपकी तकनीक लगेगी, कौन सी विधि लगेगी। क्वेश्चन देखिए ध्यान से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सारे क्वेश्चन इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन देखे हैं उनको हमेशा यही होगा ना कि जब एग्जाम में आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को करो जो आते हैं, ठीक है। कई बार हम ऐसे क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करते रह जाते हैं जो जिनका दूर दूर तक नाता नहीं होता है ना। तो ऐसे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी आपकी रिसर्च में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन टफ ही आएंगे, तो कुछ इजी कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा फिश बाउल सैंपलिंग विधि। क्या होगा? फिश बाउल सैंपलिंग विधि। बाउल में आपकी पर्चियां डाली गई, उनमें से लोगों ने एक एक करके पर्चियां निकाली। पहले तो हम लोग इस तरीके का एक गेम भी खेला करते थे ना। चलो यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्नोबॉल नमूनाकरण की, ठीक है, तो स्नोबॉल जो नमूनाकरण है वो एक गैर संभाव्यता नमूनाकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग उन विशिष्ट आबादी तक पहुंचने के लिए किया जाता है जिन्हें खोजना क्या होता है, मुश्किल होता है। जिन्हें खोजना मुश्किल होता है उनके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि चेन रेफलर सैंपलिंग के रूप में भी जानी जाती है, याद रखिएगा, स्नोबॉल नमूनाकरण। अब बात करते हैं फिश बॉल सैंपलिंग विधि की, ठीक है। फिश बॉल सैंपलिंग विधि की बात करें तो यहाँ पे फिश बॉल सैंपलिंग विधि जिसे लॉटरी सैंपलिंग विधि के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक भी संभाव्यता नमूनाकरण तकनीक है जहां आबादी के प्रत्येक सदस्य को एक अद्वितीय संख्या सौंपी जाती है, कागज के एक टुकड़े पर लिखी जाती है और एक कंटेनर जैसे एक बाउल सा रहता है फिश बॉल, उसमें रखी जाती है। तो सदस्यों का चयन कागज की नामांकित पर्चियों को यादृच्छिक रूप से खींच कर किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने का समान मौका मिले। जैसे बाउल में कोई चीज रखी हुई है, उसमें से आप एक एक करके सभी लोग निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही, मतलब सभी को समान अवसर दिया जा रहा है चीजें चुनने का। तो ये चीज आपकी इसमें होती है। नेक्स्ट है आपका स्त्रीकृत आदर्श विधि, यानी ये क्या है, जिसमें जनसंख्या को विभिन्न समूहों या स्तरों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। फिर प्रत्येक स्तर से यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली क्या किया जाता है, नमूना चुने जाते हैं। और इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब जनसंख्या में विभिन्न उप समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम सब ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लस्टर न्यादर्श विधि। ये क्या होता है, ये एक प्रायिकता प्रतिचयन विधि है जिसमें जनसंख्या को छोटे छोटे समूहों या क्लस्टरों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, और इन समूहों में कुछ समूहों को मतलब रैंडमली चुना जाता है, और इसके बाद जो चयनित समूह हैं उनके सभी सदस्यों को क्या कर देते हैं, इकाइयों का उपयोग नमूने के रूप में कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, क्लस्टर न्यादर्श विधि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और 11 क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? किस लिख लीजिएगा, ठीक है। तो किस शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ऐतिहासिक अध्ययन, दूसरा है सर्वेक्षण अध्ययन, तीसरा है दार्शनिक अध्ययन, और चौथा है निर्जातीय अध्ययन, पांचवा है हाइपोथेटिको निगमनात्मक अध्ययन, और छठा है पूर्व कायोत्तर अध्ययन। देखिएगा, प्रश्न बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपके विकल्प नीचे दिए हुए हैं। तो शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आपका होगा पहली बात तो ऐतिहासिक अध्ययन, हिस्टोरिकल स्टडीज। दूसरा आपका क्या होने वाला है, दार्शनिक अध्ययन, ठीक है, और आपका निर्जातीय अध्ययन, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे बात करें ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में, तो ऐतिहासिक अध्ययन क्या है, अतीत की घटनाओं, समाज और संस्कृति का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि ऐतिहासिक प्रवृत्तियां और जो कारण है और जो प्रभाव है उनको समझना, ठीक है। ये प्राथमिक स्रोतों के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वेक्षण अध्ययन की, यानी सर्वे स्टडी की, तो इसमें लोगों
से जानकारी या डेटा एकत्र करने के लिए प्रश्नावली या साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है, मतलब एक तरीके से इंटरव्यू टाइप, है ना। इस विधि में क्या होता है कि किसी व्यक्ति या समूह या आबादी की राय, दृष्टिकोण, व्यवहार या विशेषता के बारे में क्या किया जाता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, दार्शनिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो दार्शनिक अध्ययन क्या है, जिसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा शामिल है। इसमें क्या होता है, ये अध्ययन ज्ञान, वास्तविकता और मूल्यों की प्रकृति को समझने का प्रयास करता है। इतना याद रखिएगा, ये थोड़ा बहुत कम ही आता है वैसे दार्शनिक अध्ययन। नृजातीय अध्ययन की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो विभिन्न संस्कृति और जातीय समूह के अध्ययन पर केंद्रित होता है। यह मानव व्यवहार, विश्वास, जो वैल्यू हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको समझने के लिए समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास जैसे जो विषय हैं उनका उपयोग करता है। ठीक है, चलो, हाइपोथेटिको निगमनात्मक अध्ययन, ये जो है इसमें अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाई जाती है और फिर उस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग या डेटा विश्लेषण किया जाता है। यदि परीक्षण के जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट है, वो आपके जो हाइपोथेसिस है उसके अनुरूप होते हैं तो जो हाइपोथेसिस है उसको समर्थन मिलता है। यदि नहीं तो इसे संशोधित या अस्वीकार कर दिया जाता है। चले, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पूर्व कायोत्तर अध्ययन की तो ये क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी की बात कर रहे हैं, जिसमें घटना घटने के बाद कारण और प्रभाव के संबंध की क्या की जाती है, जांच की जाती है और तथ्य के बाद अध्ययन भी किया जाता है। मतलब इसे तथ्य के बाद अध्ययन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शोधकर्ता पहले से ही हुई घटना के संभावित कारणों की क्या करता है, खोज करता है और बिना किसी चर में हेर फेर किए बिना, मतलब किसी चर में बिना हेर फेर किए बिना, मतलब किसी वेरिएबल में हेर फेर किए बिना ही ये चीज की जाती है। तो जो आपके ऑप्शंस लिखे हुए थे उनको भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने, वर्णनात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है कि यह अध्ययन की जा रही जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करता है। दूसरा क्या है आपका कि यह पद्धति शोध विषय के क्यों के अतिरिक्त जो शोध विषय के क्या है उस पर अधिक केंद्रित है, मतलब क्यों की बजाय किस पर केंद्रित है, क्या पर। यह संभाव्यता एक गुणात्मक शोध होना चाहिए और डी है उपरोक्त सभी। तो वर्णनात्मक शोध के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होता है बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां मैं अगर बात करूं तो आपके जो ऑप्शन ए, बी, सी ये आपके तीनों करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका होगा, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। यानी यह अध्ययन की जा रही जनसंख्या या घटना की विशेषताओं का वर्णन करता है। इस पद्धति में शोध विषय के क्यों के अतिरिक्त शोध विषय के क्या पर अधिक केंद्रित होता है और यह संभाव्य एक गुणात्मक शोध होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी हम इस पे थोड़ा सा बात कर ही चुके हैं। चलो, किस दो उत्पादित के माध्यम से एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर उसके प्रभाव की जांच नियंत्रित परिस्थितियों में एक परिकल्पना के संदर्भ में की जाती है। ऑप्शंस हैं आपके पूर्व कायोत्तर अनुसंधान, बी है आपका वर्णनात्मक अनुसंधान, सी है केस स्टडी अनुसंधान और डी है प्रायोगिक अनुसंधान। बताइएगा, इसके बारे में देखिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल के साथ। आई नो आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने बात की थी आपके प्रायोगिक अनुसंधान की, सो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो प्रायोगिक अनुसंधान के बारे में हमने बात की कि एक या एक से अधिक जो स्वतंत्र चर होते हैं उनमें हेर फेर किया जाता है और एक या अधिक जो आश्रित चर है उन पर उनके प्रभाव को हम क्या करते हैं, इसमें मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, प्रायोगिक अनुसंधान होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आप सभी के सामने, पूछा गया है आपसे कि एक परिकल्पना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन पहला है कि एक शोध परिकल्पना सत्यापन के योग्य होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है एक शोध परिकल्पना सरल, विशिष्ट और अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। थर्ड है एक शोध परिकल्पना ज्ञान के वर्तमान निकाय से संबंधित होनी चाहिए और डी है मतलब फोर्थ, यह शोध परिकल्पना
परिचालन योग्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि परिकल्पना स्वयं कल्पित हो सकती है। तो ये है आपके ऑप्शंस, देखिए और बताइएगा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी के सामने। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो ऑप्शन पहला है, यानी एक शोध परिकल्पना सत्यापन के योग्य होनी चाहिए, ये भी सही है। एक शोध परिकल्पना सरल, विशिष्ट और अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, ये भी सही है। और थर्ड भी आपका सही है कि यह शोध परिकल्पना ज्ञान के वर्तमान निकाय से संबंधित होनी चाहिए। यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने कि डेटा संग्रह के समय उत्तरदाताओं में दो बिंदुओं के मध्य प्रतिक्रिया दृष्टिकोण में परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिक्रियाशील प्रभाव, बी है परिपक्वता प्रभाव, सी है प्रतिगमन प्रभाव और डी है अनुकूलित प्रभाव। देखिएगा क्वेश्चन, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिगमन प्रभाव। ऑप्शन जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस समय सीमा के दौरान एक शोध अध्ययन किसी स्थिति या समस्या का पता लगाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जिस समय सीमा के दौरान एक शोध अध्ययन किसी स्थिति या समस्या का पता लगाता है उसे क्या कहा जाता है, संदर्भ अवधि, आयु, अनुदैर्ध्य समय या फिर पूर्व व्यापी समय। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ वरना अच्छे से नहीं दिखेगा। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संदर्भ अवधि यानी रेफरेंस पीरियड। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न सूची में से उन लोगों की पहचान करें जिन्हें नई संभाव्यता न्यायादर्श प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन पहला है, ओहो वेट, ऑप्शन आपका पहला है सरल यादृशिक न्यायादर्श, बी है आयामी न्यायादर्श, थर्ड है स्नोबॉल न्यायादर्श, फोर्थ है क्लस्टर न्यायादर्श, फिफ्थ है कोटा न्यायादर्श और सिक्स है आपका स्त्रीकृत न्यायादर्श। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। सही विकल्प आपको चुनना है। वैसे भी हमने इसके बारे में हमने ऑलरेडी आप सबको बता ही दिया है, क्या होता है स्नोबॉल न्यायादर्श, क्या होता है आपका स्त्रीकृत न्यायादर्श, इसके बारे में हमने बोला है और बाकी जो नहीं पढ़ा है उसको हम अभी पढ़ लेंगे। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आयामी न्यायादर्श, थर्ड है आपका स्नोबॉल न्यायादर्श और आपका है कोटा न्यायादर्श, यानी 2, 3 एंड 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। 2, 3 एंड 5 आपका ऑप्शन डी में है। सो डी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखो सरल यादृशिक न्यायादर्श के बारे में भी मैंने दिया हुआ है, मतलब ऐसी विधि जिसमें किसी जनसंख्या से एक नमूना यानी उप समूह इस तरह से चुना जाता है कि जनसंख्या के प्रत्येक मतलब जो सदस्य हैं उनके चुने जाने की संभावना क्या हो, एक समान हो। मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने का मौका पूरी तरह से होना चाहिए। ठीक है, मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, एक तरीके से ये है। आयामी न्यायादर्श की अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या प्रणाली के विभिन्न आयामों को क्या किया जाता है, मापा और उनका विश्लेषण किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता, उनका जो संरचना है, उनकी जो अन्य विशेषताएं हैं उनको समझा जा सके। वो क्या होता है आपका आयामी न्यायादर्श होता है। ठीक, वहीं मैं बात करूं स्नोबॉल नमूनाकरण की, तो इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं। इनका विशिष्ट आबादी तक पहुंचने के लिए किया जाता है जिनको खोजना मुश्किल होता है, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लस्टर नमूनाकरण की बात करें, इसमें न्यायादर्श की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें संपूर्ण जनसंख्या को छोटे विषम समूह या क्लस्टरों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका होता है क्लस्टर न्यायादर्श। कोटा नमूनाकरण की अगर हम बात कर लें तो जिसमें शोधकर्ता एक जनसंख्या को उपसमूह में विभाजित करते हैं और फिर प्रत्येक उपसमूह से एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नमूना जनसंख्या के विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व करे, जैसे कि आयु, लिंग या आय। नेक्स्ट स्त्रीकृत न्यायादर्श के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 18 है, समान तौर पर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा जैसे विज्ञानों में प्रयोग किया जाता है।
प्रयोगशाला अनुसंधान डिजाइन का एक संग्रह है जो समझने के लिए हेरफेर और नियंत्रित परीक्षण का उपयोग करता है। देखिएगा ऑप्शन है आकस्मिक प्रक्रियाएं, बी है गैर कारण प्रक्रिया, सी है केवल प्रयोगात्मक समूह प्रक्रियाएं और डी है केवल समूह प्रक्रियाओं को नियंत्रित करें। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ये रहा प्रश्न और बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन आपका पहला, यानी आकस्मिक प्रक्रियाएं। क्या होगा? आकस्मिक प्रक्रियाएं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके शोध डिजाइन की, अनुसंधान डिजाइन की, तो अनुसंधान डिजाइन मतलब एक शोध अध्ययन को करने के लिए उपयोग की जाने वाली योजना या रूपरेखा है, जिसमें समग्र दृष्टिकोण और विधियों की रूपरेखा तैयार करना क्या होता है? शामिल होता है। इसका उपयोग शोध प्रश्नों का उत्तर देने या परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने कि शोधकर्ता दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों यानी कारकों में एक साथ हेरफेर करता है ताकि आश्रित चर पर उनके प्रभाव का निरीक्षण किया जा सके। यह डिजाइन एक ही परियोजना में दो या दो से अधिक परिकल्पनाओं के परीक्षण की अनुमति देता है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन, बी है फैक्टोरियल डिजाइन, सी है गैर यादृच्छिक डिजाइन और डी है अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान। इसको थोड़ा और जूम कर देती हूं मैं। यस, अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर है आपका फैक्टोरियल डिजाइन। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो स्वतंत्र चर मतलब वह कारक जिसे प्रयोगकर्ता किसी प्रयोग में हेर फेर या बदलता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो अन्य चर हैं यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके दौरान मतलब ये एक तरीके से उपयोग के दौरान क्या होता है, किसी अन्य चर से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय जो अन्य चर हैं, अन्य वेरिएबल हैं, वो इफेक्ट होते हैं। आश्रित चर की अगर हम बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, तो जो किसी प्रयोग या अध्ययन में मापा जाता है, वह चर जो किसी प्रयोग या अध्ययन में मापा जाता है और जिसका मान किसी अन्य स्वतंत्र चर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी बदलता है। इसे परिणाम या प्रतिक्रिया चर भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब लास्ट है आपका क्वेश्चन, प्रायोगिक अनुसंधान का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक कारण संबंध में समय प्राथमिकता, बी है एक कारण संबंध में स्थिरता, सी है सह संबंध का परिणाम अधिक है और डी है उपरोक्त सभी। प्रायोगिक अनुसंधान का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रायोगिक अनुसंधान के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर यह आधारित है। यहाँ पे अगर हम अन्य पहलुओं की बात करें तो हमने आपके स्वतंत्र चर पे भी बात की, यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिन्हें शोधकर्ता बदलता या नियंत्रित करता है। हमने आश्रित चर के बारे में बात की, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, जो स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण बदलते हैं। हमने यहाँ कंट्रोल्ड वेरिएबल के बारे में नहीं बात की, यानी नियंत्रित चर, वे चर जिन्हें शोधकर्ता स्थिर रखने की कोशिश करता है ताकि वे स्वतंत्र चर के प्रभाव को प्रभावित ना कर सकें। ठीक है, यादृच्छिक असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में आपके यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है, मतलब एक तरीके से रैंडमली, और ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूह एक दूसरे के क्या हैं? समान हैं। कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, कारण और प्रभाव के बारे में बात करें, तो एक लक्ष्य स्थापित करना है कि क्या एक चर दूसरे चर का कारण बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लीजिए एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या एक नई दवा रक्तचाप को कम करती है। वह प्रायोगिक समूह बनाएगा जिसे दवा दी जाएगी और यह एक नियंत्रण समूह जिसे प्लेसोबो दिया जाएगा। ठीक है, एक को दवा दी जाएगी और एक नियंत्रण समूह को प्लेसोबो दिया जाएगा। यदि प्रायोगिक समूह में रक्तचाप में काफी कमी आती है तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि दवा रक्तचाप को कम करने में प्रभावी है। तो मतलब ये उदाहरण मैंने दिया है, इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को।
सो ये रही स्टूडेंट आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आई होप आज का जो सेशन है वो आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा मानना ये था कि कम से कम क्वेश्चन के साथ साथ जो उसकी थ्योरीज वगैरह है वो भी आपको इसी थ्रू पता चल जाए। अलग से थ्योरी की क्लास ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से मैंने रिसर्च के जो टाइप्स हैं उनको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आने वाले समय में जो भी क्लासेस होंगी रिसर्च की तो मैंने आपके लिए है, आगे फिर रिसर्च के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आपका इन्वायरमेंट से जो पीपुल से आएगा वो भी आपके आएंगे, आईसीटी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो सभी यूनिट्स को मैं लगातार कवर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए, आपके पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों में आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ पेपर 2 को अच्छे से मेहनत करके आपको क्वालिफाई नहीं हो सकता। पेपर 1 में भी अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बात ये है ना, पेपर दे के आते हैं फिर एक रिस्क बना रहता है कहाँ तक कट ऑफ जाएगी, कैसे क्या होगा। इससे अच्छा है कि एक सेफ स्कोर अपना रखें कि कट ऑफ इतने से ज्यादा अगर जाएगी ही नहीं, इतने में मेरा आराम से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेन मोटिव अपना यही होना चाहिए। बस हम लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने जाते हैं एक माइंड सेट पहले से ही बना लेते हैं कि बस मुझे पास होना है, मुझे किसी तरह से नेट निकालना है। एक माइंड सेट ये बना के जाओ कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, नॉट ओनली नेट निकालना है। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता भी है। तो आपके सोचने पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इसलिए बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो अच्छा होगा, गलत सोचोगे तो गलत होने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। सो यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। ये क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा अपना कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बाय बाय।